नमस्कार, मैं शुभम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेज पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, सभी छात्रों की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। आप सभी छात्रों का, दर्शकों का, तमाम व्यूअर्स का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आज आपने सिन्हा क्लासेज के इस यूट्यूब परिवार को 250 सदस्यों से भी अधिक का परिवार बना दिया है। उम्मीद करता हूँ आगे भी आपका प्यार और आपका साथ यूँ ही बना रहेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज के छात्र काफ़ी मेरिटोरियस हैं। वो अपने गोल सेट करते हैं और फिर उन्हें अचीव करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। वे काफ़ी परिश्रम करते हैं, चाहे वो परिश्रम पेन एंड पेपर पर हो या फिर किसी अदर सोर्सेस से हो, लेकिन वो अपने मेहनत, अपने परिश्रम लगातार करते रहते हैं। देखिए, अपने दिमाग को बिज़ी रखना, व्यस्त रखना एक सीमा तक बिल्कुल सही है, लेकिन विज्ञान भी कहता है कि एक सर्टेन लिमिट के बाद अपने दिमाग को व्यस्त बनाए रखना या उस पर अतिरिक्त दबाव, प्रेशर बनाए रखना, डालते रहना, ये ना सिर्फ आपके काम के लिए, आपके पेशे के लिए खराब है, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी डेंजरस है। जब भी मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर किस तरह का व्यक्ति या कैसा दिमाग संसार की किसी भी समस्या के हल को ढूंढ पाने में सक्षम है, कैपेबल है, तो मेरा आंसर वही होता है जो चाणक्य ने कहा था कि एक शांत चित्त। चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक और बहुत बड़े गुरु थे। उम्मीद करता हूँ आप जानते होंगे। तो उन्होंने कहा था कि एक शांत चित्त, एक साइलेंट माइंड उस आदमी के पास होना बहुत जरूरी है जो व्यक्ति किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहा है। मेरा ये मानना है कि एक शांत चित्त प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। जब आप शांत दिमाग से, एक साइलेंट माइंड से कुछ करते हैं तो डेफिनेटली आप अपना 100% उसमें दे पाते हैं, आप अपना बेस्ट दे पाते हैं। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और आपका दिमाग ही स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, चाह कर भी आप अपना 100%, अपना बेस्ट वहां नहीं दे पाएंगे। आइए एक बहुत मजेदार कहानी से इसे समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे एक साइलेंट माइंड संसार की किसी भी समस्या का हल ढूंढने में सक्षम है, कैपेबल है। ध्यान से सुनिएगा। उम्मीद करूंगा कि ये कहानी और कहानी की सीख दोनों ही आप सभी व्यूवर्स के दिल तक पहुंचेगी। कहानी ये है कि एक राजदरबार था और वहां एक मंत्रियों का समूह था। उस मंत्रियों के समूह का एक हेड था जिसे आप महामंत्री कह लें, जो मेन एडवाइसमैन होता है, आप ये कह लें। अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। राजा को भी काफ़ी ठेस पहुंचता है इस चीज़ से और उसे अपने फ्यूचर की भी चिंता सताने लगती है कि अब महामंत्री का पद किस व्यक्ति को दिया जाए, क्योंकि जिस महामंत्री की मृत्यु हो गई वो काफ़ी चालाक थे। वो राजा को कई प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में सलाह दिया करते थे। राजा अपने मंत्रियों के समूह को कहता है कि पूरे राज्य का भ्रमण करो और सबसे चालाक व्यक्तियों को मेरे पास प्रस्तुत करो, यानी मेरे पास हाजिर करो। मंत्रियों का समूह 2-4 दिन ढूंढने के बाद कुल 3 लोगों को वो ऐसा समझते हैं कि ये व्यक्ति सबसे चालाक है और उसे राजा के सामने उपस्थित करते हैं। राजा उन तीनों से कहता है कि मैं आप सभी को 24 घंटे का समय दे रहा हूँ। 24 घंटे के बाद आप सभी की एक परीक्षा ली जाएगी, यानी एक टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट में जो इंसान सफल होगा उसे महामंत्री का पद दे दिया जाएगा। ये 24 घंटे आप अपनी प्रिपरेशन में लगा सकते हैं, तैयारियों में लगा सकते हैं। वो तीनों अपने अपने घर लौट जाते हैं और तीनों अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। उनमें से जो 2 होते हैं, वो, मेरा ख्याल है आप ऐसे समझिए कि जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस की कोई भी ऐसी मेंटल एबिलिटी की बुक नहीं है जो उन्होंने पढ़ी नहीं। एक चैप्टर, एक लाइन नहीं छोड़ा उन्होंने। मेंटल एबिलिटी, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग सारे रट गए कि आखिर राजा के दिमाग में क्या चल रहा होगा और वो किस तरह की परीक्षा लेंगे और कैसे हम लोग सफल हो पाएंगे। तीसरा जो होता है वो चुपचाप बैठा होता है अपने दैनिक नित्य कार्यों में, जैसे वो लगा रहता था वैसे ही लगा रहता है। बस वो अपने मन को शांत रखता है, दिल दिमाग को स्थिर रखता है। उसके मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है कि अब राजा है और हमें एक दिन का समय दिया है उसने, तो कोई बहुत सामान्य सी बात तो नहीं होगी। ये कुछ ऐसा होगा जो संसार के हर सिलेबस से ऊपर होगा। वो दोनों अपनी अपनी तैयारियों में वैसे ही लगे रहते हैं और ये तो लोगों की आदत होती है। आमतौर पर एक जेन्युइन ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर जब कोई भी 2-4 कैंडिडेट एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे को झांकते जरूर हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। उन दोनों की प्रवृत्ति भी ऐसी होती है। वो झांकते हैं, वो देखते हैं कि यार ये ऐसे ही बैठा हुआ है चुपचाप, इस पर तो कोई दबाव ही नहीं। यार अगर महामंत्री की रेस में भाग ही नहीं लेना था तो राजा को बता देना था ना। जब महामंत्री बनने का शौक ही नहीं था कि मुझे महामंत्री बनना है, तो बता देना था।
फिर हम दोनों कॉम्पिटिटर ही बचते। समय बीतता है और परीक्षा की घड़ी आ जाती है। वो तीनों राजा के सामने प्रस्तुत होते हैं। राजा उनके सामने शर्त ये रखता है कि आप तीनों को एक कमरे में रखकर बाहर से बंद कर दिया जाएगा, ताला लॉक कर दिया जाएगा, और फिर आप तीनों में से जो भी व्यक्ति पहले बाहर निकलेगा और मुझसे मिलेगा उसे ही महामंत्री का पद दे दिया जाएगा। कितनी हैरान करने वाली बात है, सोचिए। 3 लोग कमरे में अंदर बंद हैं, बाहर से ताला बंद कर दिया जाता है। अब जो व्यक्ति बाहर निकलेगा और राजा से भेंट करेगा उसे ही महामंत्री का पद दिया जाएगा। वो दोनों दोबारा अपने सारे पुस्तकों को खोलते हैं और अभ्यास करना शुरू करते हैं कि कौन से पन्ने पर लिखी हुई है कि बाहर के ताले को भी खोला जा सकता है अंदर से। तीसरा वाला अब भी शांत बैठा हुआ है। कुछ देर बैठने के बाद वो चुपचाप वहां से उठता है, दरवाजे के पास पहुंचता है और थोड़ा सा दरवाजे को धक्का देता है, इधर उधर करता है, खींचता है, धक्का देता है, और वो देखता है कि थोड़े समय के प्रयास के बाद दरवाजा खुल जाता है। वो बाहर चला जाता है। वो राजा से मिलता है और ये दोनों अपनी मोटी मोटी पुस्तकों में ही लगे हुए हैं। थोड़े समय के बाद राजा उस व्यक्ति को लेकर आता है उन दोनों से मिलवाने के लिए कि ये हमारे राज्य के नए महामंत्री होंगे, अब मिलिए इनसे, और उनका अनुभव उन्हें साझा करने के लिए कहता है। वो दोनों कहते हैं कि यार हमने कोई ऐसी बुक नहीं थी जो पढ़ी ना हो इस सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए कि यार गेट कैसे खुलेगा, दरवाजा खुलेगा कैसे। तुम चुपचाप बैठे थे यार, तुमने कोई खास तैयारी भी नहीं करी थी कल, फिर तुमने दरवाजा खोल कैसे दिया। तो उसने ये समझाया कि जब राजा ने ये शर्त रखी थी कि आप तीनों को एक कमरे में रख दिया जाएगा, बाहर से ताला बंद कर दिया जाएगा, फिर जो व्यक्ति बाहर निकल कर आएगा उसी समय उसी वक्त मेरे दिल दिमाग में ये घंटी बजी थी कि ये सामान्य बात तो नहीं है। कोई व्यक्ति बाहर से लगे हुए ताले को खोलकर कैसे अंदर से बाहर जा सकता है बिना दरवाजे को नुकसान पहुंचाए, चोट पहुंचाए। तो उसी समय मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है हमारे लिए जिसको हमें सॉल्व करना है, और किसी भी ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक शांत चित्त, एक साइलेंट माइंड की जरूरत पड़ती है, ना कि बेचैन दिमाग की। उम्मीद करता हूं आप कहानी के सार को समझ पाए होंगे। अक्सर जिन समस्याओं का हल हम इन मोटी मोटी किताबों में ढूंढते हैं, हम अपने बेचैन दिमाग में ढूंढते हैं, उन समस्याओं का हल हमारे सामने ही होता है। केवल बेचैन दिमाग, बिजी माइंड की वजह से हम लोग उन समस्या के हल को नहीं समझ पाते। आपने कौवा उड़, मैना उड़, हाथी उड़ ये खेला है ना बचपन में? उसमें देखते हैं केवल और केवल दिमाग की परीक्षा ली जाती है। जब हाथी उड़ कहा जाता है तो बेचैन दिमाग स्वतः हाथ उठा देता है, क्योंकि हम इस मन भ्रम में रहते हैं कि सामने वाले ने अगर कौवा उड़, मैना उड़ कहा है तो अब वो गोरैया उड़ बोलेगा, लेकिन वो बोल देता है हाथी उड़, और हम इस बेचैन दिमाग में हाथ उठा देते हैं। हम भूल जाते हैं कि अक्सर जिंदगी में ऐसी स्थितियां हमारे सामने आती हैं, बस वो बचपन का दौर नहीं है और वो गोरैया और वो मैना नहीं है। स्थितियां कई बार सामान्यतः ऐसी ही होती है। संसार की कोई भी पुस्तक, संसार की कोई भी विद्या हमें केवल और केवल लाभ ही पहुंचाती है, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन विद्या कोई व्यक्ति तभी अर्जित कर पाता है जब उसका मन, उसका दिल, उसका दिमाग शांत हो, स्थिर हो, और वो एकाग्रचित्त होकर, एकाग्रित होकर विद्या ग्रहण कर सके। उम्मीद करता हूं आगे से जब कभी भी आप किसी समस्या के हल को ढूंढेंगे तो एक शांत दिमाग से, एक साइलेंट माइंड से ढूंढने का प्रयास करेंगे। मेरा विश्वास है कि आपको उस समस्या का हल जरूर मिलेगा। सिन्हा क्लासेस के एक अगले एजुकेशनल वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।